फेल्ड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एसीएल सर्जरी क्यों फेल हो जाती है, और किस सर्जरी को आप कहेंगे कि ये एक फेल्ड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन है, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। लेकिन यदि आपको सर्जरी के बाद अभी भी लचक बनी हुई है, या सर्जरी के बाद घुटने की रेंज पूरी नहीं आई और घुटना स्टिफ हो गया है, या दर्द बना रहता है, तो हम कह सकते हैं कि आपका एसीएल सर्जरी है वो फेल हो गई है। घुटने में लचक को केटी 1000 आर्थ्रोमीटर से मेजर करते हैं। यदि आपको सिम्टोमेटिक लचक आ रही है, मतलब चलते हुए या दौड़ते हुए आपको लगता है कि अभी भी घुटना हिल रहा है और आपको गिरने का डर लगता है, या केटी 1000 आर्थ्रोमीटर 1000 पे आपका जो लैक्सिटी है वो 6 mm से ज्यादा है पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन, तो हम कह सकते हैं कि आपको आपका जो एसीएल ग्राफ्ट है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। फिर यदि आपको घुटने में स्टिफनेस है सर्जरी के बाद, मतलब जो रेंज है वो पूरी नहीं आई है, या तो घुटना पूरी तरह सीधा नहीं हो रहा है या घुटना पूरी तरह से नहीं मुड़ रहा है, तो भी ये फेल्ड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो पेशेंट्स है जिनमें घुटने में सर्जरी के बाद दर्द बना हुआ है। ये दर्द चलते हुए हो सकता है, खेलते हुए हो सकता है, दौड़ते हुए हो सकता है, तो किसी भी काम में आपको इनमें से कोई डिफिकल्टी हो रही है, आप पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फेल्ड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आएगा। अब फेल्ड एसीएल जो एसीएल सर्जरी है वो क्यों फेल हो जाती है, इसके जो मुख्य कारण हैं उनको हम डिवाइड करते हैं दो तरीके से। एक होता है टेक्निकल एरर जो सर्जरी रिलेटेड होती है, और दूसरा होता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। मैं टेक्निकल एरर्स की पहले बात करूंगा क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉज है किसी भी एसीएल सर्जरी के फेल होने के लिए। टेक्निकल एरर में सबसे जो मुख्य कारण है वो है रॉन्ग टनल पोजीशन, मतलब कि एसीएल सर्जरी के दौरान घुटने में जो थाई बोन और लेग बोन होती है, फीमर और टिबिया जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर टनल्स बना के एसीएल लिगामेंट को बटन और स्क्रू की सहायता से फिक्स किया जाता है। अब यदि इन टनल की पोजीशन सर्जरी के दौरान सही नहीं बनी है, मतलब कि ये एनाटॉमिकल नहीं है, तो फिर एसीएल जो ग्राफ्ट है उसके फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा जो मुख्य कारण है टेक्निकल कॉजेज में वो है थिन ग्राफ्ट, मतलब पतला ग्राफ्ट। यदि एसीएल सर्जरी में लगाया जाने वाला ग्राफ्ट 9 mm या उससे थिक नहीं है, या ये 7 mm या उससे भी पतला है, तो इसके फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। एक अच्छा ग्राफ्ट की थिकनेस 9 mm या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यदि आपका ग्राफ्ट 7 mm या उससे भी पतला है, तो इसके रीटेयर होने की, मतलब खेल के दौरान दोबारा टूटने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अब टेक्निकल एरर में जो तीसरा कारण है वो है मिस्ड इंजरीज, मतलब कि आपका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं बना है। आपको एसीएल टेयर के साथ दूसरे टेयर भी, दूसरे लिगामेंट इंजरीज भी थी, या मेनिस्कल या कार्टिलेज इंजरीज भी थी जो एड्रेस नहीं हो पाई। मतलब कि एसीएल इंजरी के साथ सपोज करिए कि पोस्टीरोलेटरल कॉर्नर इंजरी भी है, आपका दूसरा एक जो बाहर की तरफ लिगामेंट होता है वो भी टूटा हुआ है और वो मिस हो गया है, और सिर्फ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, तो भी घुटने में इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी क्योंकि जो पीएलसी लिगामेंट है वो नहीं बना है। तो जो इस स्थिति में जब आपका एक डायग्नोसिस पूरा नहीं बना है, एक लिगामेंट मिस हो गया है, तो बने हुए लिगामेंट पे ज्यादा स्ट्रेस रहता है और वो उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो तीसरा प्रमुख कारण क्या हो गया, मिस्ड या रॉन्ग डायग्नोसिस या मिस्ड इंजरीज। इसके अंदर हम एक लिगामेंट बनाते हैं लेकिन दूसरा जो बनाना चाहिए वो नहीं बनाते हैं, और इस तरह से पहले बनाए हुए पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और वो टूट जाता है। तो ये टेक्निकल एरर्स हैं। मैं समराइज करूं तो रॉन्ग टनल प्लेसमेंट, थिन ग्राफ्ट और मिस्ड इंजरीज, ये तीनों प्रमुख कारण हैं एसीएल लिगामेंट सर्जरी के फेल होने के। फिर पेशेंट रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे पहले आता है कि इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारण को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यदि इन्फेक्शन हो गया है तो भी ये एक प्रमुख कारण है एसीएल सर्जरी के फेल होने का। आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है और इसमें इन्फेक्शन रेट लेस देन 1% है। तो इन्फेक्शन एक रेयर कोज है एसीएल के फेल होने का।
दूसरे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो प्रमुख हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन या ACL सर्जरी के बाद की जाने वाली एक्सरसाइज को फॉलो नहीं करना। यदि आप रिहेबिलिटेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं आ पाती है जितनी खेल के लिए चाहिए होती है, और इस तरह से हमारे जो लिगामेंट के री-टेयर होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण है अर्ली रिटर्न टू स्पोर्ट्स, मतलब आप पूरी तरह से सर्जरी के बाद तैयार नहीं हुए हैं और खेल में जल्दी लौट गए हैं। एक अच्छी सर्जरी के बाद कम से कम 6 से 9 महीना रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज को करना चाहिए बिफोर रिटर्निंग टू स्पोर्ट्स। तो यदि आप स्पोर्ट्स में जल्दी लौट गए हैं तो भी आपको जो ACL ग्राफ्ट है आपका उसके री-टेयर होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर ये कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। अब यदि ACL सर्जरी आपकी फेल हो गई है तो इसे कैसे मैनेज किया जाए। फेल्ड ACL रिकंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने बताया, आजकल इनका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। रिवीजन सर्जरीज, नंबर ऑफ रिवीजन सर्जरीज बढ़ती जा रही हैं। हर महीने मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका ACL पहले बन चुका है और मुझे उनको रिवाइज करना पड़ता है। ये रिवीजन को 1 या 2 स्टेज में किया जाता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि रिवीजन सर्जरी सिंगल स्टेज में होनी चाहिए या 2 स्टेज में होनी चाहिए। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि आपका जो रिवीजन ACL रिकंस्ट्रक्शन है वो सिंगल स्टेज में होगा या 2 स्टेज में होगा, वो है आपका जो टनल बनाई गई है वो प्रॉपर साइज की है या नहीं है, प्रॉपर जगह वो टनल बनाई हुई है या गलत जगह बनाई हुई है। टनल डायलेट हो जाती है समय के साथ। हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट यदि हम काम में लेते हैं या दूसरा ग्राफ्ट भी काम में लेते हैं तो एक जो टनल्स होती हैं जिनमें ग्राफ्ट प्लेस किया जाता है उनको टाइम के साथ डायलेट होने की टेंडेंसी रहती है। तो ये टनल डायलेटेशन जो होता है, ये यदि 13-14 mm से भी ज्यादा टनल डायलेट हो गई है तो इस तरह की टनल्स में हम रिवीजन सर्जरी एक स्टेज में नहीं कर सकते, और पहले इन टनल्स को प्रॉपर ग्राफ्टिंग से फिल किया जाता है। इनमें ग्राफ्ट डाले जाते हैं। एक बार ये ग्राफ्ट इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, इसमें 3 से 4 महीना लगता है, तो फिर दोबारा इनमें टनल बनाई जाती है। मतलब आपकी जो टनल है फीमर और टिबिया की वो 13-14 mm से भी ज्यादा है। 13-14 mm से ज्यादा टनल में आप इमेजिन कर सकते हैं 9 mm का ग्राफ्ट किस तरह से मूव करेगा। तो टनल का साइज 13-14 mm है तो इसमें ग्राफ्ट हमेशा लूज रह जाता है चाहे हम कितना ही मोटा स्क्रू लगाएं। तो यदि इतना टनल आपकी डायलेट हो चुकी है तो इसमें हमेशा 2 स्टेज रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। पहले स्टेज में ग्राफ्टिंग की जाती है, बोन ग्राफ्टिंग, इन टनल्स को भरा जाता है और 3 से 4 महीने के बाद हम दोबारा रिवीजन सर्जरी करते हैं। अब यदि इन्फेक्शन हो गया है तो इसका पता आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। कुछ क्लिनिकल साइन सिम्टम्स होते हैं जो ये बताते हैं कि इन्फेक्शन है। आपको घुटने में पेन रहता है, फीवर आ सकता है, टेंडरनेस, स्वेलिंग रहती है, जॉइंट्स मूवमेंट्स पेनफुल होते हैं। यदि सर्जरी के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं तो बिल्कुल आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन में कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जैसे CBC, CRP, ESR, ये बताती हैं। यदि ये बढ़े हुए आते हैं तो ये सजेस्ट करती हैं कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन के अंदर भी जो डिसीजन होता है वो 2 तरीके से किया जाता है। हम ग्राफ्ट को रिटेन रखते हुए आपका नी का डिब्राइटमेंट कर सकते हैं, और एक एग्रेसिव अप्रोच होती है जिसके अंदर नी लवाज के साथ एक ग्राफ्ट और सारा इम्प्लांट हटा दिया जाता है और एक बार इन्फेक्शन ठीक होने के बाद वापस रिवीजन किया जाता है। तो इसका डिसीजन भी सर्जन पे और आपके नी की स्थिति और जब दूरबीन डालते हैं घुटने के अंदर तो ग्राफ्ट की क्या स्थिति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यदि आपको घुटने में स्टिफनेस है तो भी ये मोस्टली 2 स्टेज में करना चाहिए। पहले स्टेज के अंदर नी को डिब्राइट किया जाता है, उसकी रेंज पूरी लेके आते हैं कुछ एक्सरसाइज से, और जब एक बार रेंज आ जाती है तो फिर वापस ACL रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है।
मिस्ड इंजरीज, जैसे मैंने बताया कि आपका एसीएल तो बना दिया गया है, लेकिन कुछ और दूसरे लिगामेंट हैं जो टूटे हुए हैं और वो मिस हो गए हैं। इसकी वजह से भी यदि एसीएल टूटता है तो भी कई बार होता है कि 2 स्टेज में रिवीजन किया जाता है। पहले स्टेज में उन लिगामेंट्स को बनाया जाता है जिनके बनाने के बाद घुटने को इमोबिलाइज रखना होता है। जब एक बार ये लिगामेंट हील हो जाते हैं, जैसे पीसीएल या पीएलसी कॉर्नर है, इसके बाद घुटने को हमें इमोबिलाइज रखना पड़ता है। एक बार ये लिगामेंट हील हो जाते हैं तो फिर घुटने की धीरे धीरे रेंज लाई जाती है और उसके बाद वापस एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये था कुछ एसीएल रिवीजन एसीएल के बारे में। यदि आपको भी एसीएल सर्जरी के बाद कोई दिक्कत आ रही है या लचक वापस आ रही है तो हो सकता है आपको भी रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत हो। आप हमसे अपनी एसीएल संबंधित किसी भी दिक्कत के लिए संपर्क करना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।